तो खांसी मुझे पहले भी हुई थी, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। मेडिसिन का नाम मैं बता दे रहा हूँ, लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो मुझे उसके बाद ना एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हुई थी। एसिड रिफ्लक्स मतलब जो हमारा पेट का स्टमक का एसिड होता है ना, वो ऊपर फूड पाइप में आ रहा था। जब वो आता है ना तो सीने में काफी जलन होती है, खासकर हार्ट के पास। मैं डॉक्टर को बताया था 13 जनवरी को जाकर, तब उन्होंने मुझे कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया था, उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किडनी इन्फो में। मैं हूँ ललित और मैं एक किडनी वॉरियर हूँ। दोस्तों, मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आज आपको इसी के बारे में अपडेट देने आया हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट के 8 महीने बाद मेरी तबीयत कैसी है, रिपोर्ट्स कैसी है, अभी बॉडी में क्या चल रहा है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। लेकिन कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही मैं मेडिकल फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सिर्फ एक किडनी वॉरियर हूँ, किडनी पेशेंट रह चुका हूँ। मैं 1.5 साल तक डायलिसिस पर भी रहा हूँ और अब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो मेरे डॉक्टर्स मुझे बताते हैं उनके बेसिस पर आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से माफी मांग लेता हूँ कान पकड़ के, जो लोग मेरे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन दोस्तों वीडियो आ जाएगी। वीडियो ना डालने के पीछे कोई खास बड़ा रीजन तो नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों ने ये सोचा होगा या समझा होगा कि भाई मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है। देखो, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और अभी मेरे बेटे की छुट्टियां भी पड़ी हुई थी लास्ट टाइम तक। तो इसीलिए ना हमारा रूटीन वगैरह काफी खराब हो रखा है, लेट उठना और आलस भी कह लो। टाइम टेबल बिल्कुल मैनेज नहीं है, आलस भी है। तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ये मेरी गलती है। लेकिन अब से वीडियो रेगुलर आएगी दोस्तों। तो अब बात करते हैं तबीयत की। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब बात करते हैं फॉलोअप की। देखो दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्टार्टिंग में 2 से ढाई महीने तक जो मेरा फॉलोअप रहा था डॉक्टर के साथ, वो हफ्ते में एक बार होता था। 2.5 से 3 महीने के बाद मेरा फॉलोअप जो रहा डॉक्टर के साथ, वो 15 दिन में एक बार हुआ। उसके बाद दोस्तों, अब मेरा लेटेस्ट जो फॉलोअप है डॉक्टर के साथ 7 महीने बाद, अब वो होता है मंथ में एक बार। अभी लेटेस्ट में 13 जनवरी को गया था डॉक्टर के पास 1 महीने बाद। और जो दोस्तों मेरे जो फॉलोअप होते हैं ना, पहले होता था हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ना बीच में मुझे एक्स्ट्रा भी जाना पड़ता था, जब कभी मेरी कोई रिपोर्ट ऊपर नीचे हो जाती थी, खासकर क्रेटिनाइन। जब डॉक्टरों को कुछ डाउट होता था तो वो मुझे कहते थे कि अभी 3 दिन बाद फिर से क्रेटिनाइन रिपीट कराकर आना, तो बीच में भी जाना पड़ता था। तो दोस्तों, अभी जो मेरा फॉलोअप है डॉक्टर के साथ 1 मंथ में हो गया है, 1 महीने में एक बार जाना है मुझे। और मैं भी लेटेस्ट गया था 13 जनवरी को। तो दोस्तों, 13 जनवरी से पहले 13 जनवरी से पहले मैंने रिपोर्ट्स कराई थी 11 या 12 जनवरी को। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। पहले मुझे स्टार्टिंग में यूरिन का इन्फेक्शन चल रहा था, यूटीआई, वो भी अब नॉर्मल है, यूरिन की रिपोर्ट नॉर्मल है। मेरा जो एसजीओटी एसजीपीटी होता है, लीवर के एंजाइम्स, ये भी दोनों बिल्कुल ठीक है। मेरा सीबीसी बिल्कुल ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह, प्लेटलेट्स वगैरह सब कुछ ठीक है। टीएलसी मेरा थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा हुआ आता है, हमेशा बढ़ा हुआ आता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं मेन चीज क्रेटिनाइन की। क्रेटिनाइन बिल्कुल मेरा नॉर्मल है, पहले 1.19 था, अब 1 महीने के बाद 1.13 है। दोस्तों देखो, जो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट आती है ना, जैसे कि 1.13, तो उसको ना हम इतना कंसीडर नहीं करते हैं। तो मैं अपने क्रेटिनाइन को मानकर चलता हूँ 1.1 है अभी। जो दोस्तों जितनी भी सारी रिपोर्ट्स हैं अभी 13 जनवरी वाली मेरी, वो मैं सारी वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो मैंने रिपोर्ट्स को आपको बता दिया, सब कुछ ठीक है, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी खांसी तो हो ही जाती है। खांसी जुकाम सबको लगा रहता है, नॉर्मल लोगों को भी। तो खांसी मुझे पहले भी हुई थी, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। मेडिसिन का नाम मैं बता दे रहा हूँ, लिख भी देता हूँ यहाँ पर। मोन्टेर एलसी, डेली एक टैबलेट लेनी थी मुझे 1 हफ्ते तक। वो मैंने ली थी पहले, तो मुझे खांसी में बिल्कुल रिलीफ आ गया था। और अभी फिर से मुझे खांसी हो रही है दोस्तों। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है कि ऐसा हो परेशान करने वाली खांसी हो, थोड़ी बहुत खांसी है। दिल्ली में रहता हूँ मैं, न्यू दिल्ली में, पॉल्यूशन का हाल सबको पता ही है यहाँ पर क्या है। तो अभी खांसी मुझे थोड़ी सी है अभी भी। लेकिन उसके लिए फिर से मुझे डॉक्टर ने वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, मोन्टेर एलसी। 1 हफ्ते तक लेनी है, डेली एक टैबलेट, ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट मैं अभी ले रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं आराम आएगा तो मैं फिर से जाऊंगा डॉक्टर के पास। ये मैंने आपको खांसी का बता दिया। और हाँ, एक चीज और, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि थोड़ी बहुत आप विक्स डाल के भाप भी ले सकते हो गर्म पानी की। तो मैं अब वो भी ट्राई करूंगा। पहले मैंने किया था ट्राई, तो मुझे काफी रिलीफ मिल गया था, ठीक है। बाकी तबीयत मेरी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं सब जगह आता हूँ, जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिपोर्ट की बात हो गई, तबीयत की बात हो गई। और दोस्तों, अभी 13 जनवरी के बाद ना, जब मैं डॉक्टर के पास गया था फॉलोअप पे, तो मुझे
उसके बाद ना एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हुई थी। एसिड रिफ्लक्स मतलब जो हमारा पेट का स्टमक का एसिड होता है ना, वो ऊपर फूड पाइप में आ रहा था। जब वो आता है ना तो सीने में काफी जलन होती है, खासकर हार्ट के पास बहुत जलन होती है, बहुत दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि अभी वोमिटिंग आ जाएगी, या बहुत जलन होती है, मतलब बहुत ज्यादा ना बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मुझे वो काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वो मैंने अपने डॉक्टर को बताया था 13 जनवरी को जाकर। तब उन्होंने मुझे कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया था, उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पैंडी। पैंडी करके कैप्सूल आता है, वो मुझे रोज डेली लेना था 10 दिनों तक, खाने से पहले, मतलब कि सुबह उठते ही खाली पेट लेना था एक कैप्सूल। और दोस्तों वो जो कैप्सूल मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे फर्स्ट डे से ही रिलीफ मिल गया था। अब वो ट्रीटमेंट मेरा पूरा हो भी चुका है 10 दिनों तक का। और ये एसिड रिफ्लक्स की बात हो गई। और एक चीज और की, अभी ना मुझे अभी कुछ दिनों से 4-5 दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ थोड़ी ना सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ऐसे नहीं कि बैठा हूँ तो सांस फूल रही है, मतलब मैं थोड़ा सा भी मेहनत का काम कर लेता हूँ ना, तो मुझे सांस सी फूल जाती है, थोड़ी सांस फूल रही है। अभी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, अभी मेरी बेड की ना एक थोड़ी सी लकड़ी होती है, वो निकल गई थी, तो मैं कीली से उसको ठोक रहा था। अब वो ठोक नहीं पा रही थी, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगी बेड को ऊपर खोलने में, थोड़ा साइड करने में, तो उसमें मेरी सांस फूल गई थी। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं डॉक्टर को ये चीज बताऊंगा अपने, वो बताएंगे टेस्ट वगैरह करवा कर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि अभी बॉडी में क्या चल रहा है और क्या मेरी मेडिसिन चल रही है। बाकी जो ट्रांसप्लांट की मेरी मेडिसिन है, जो ट्रांसप्लांट की मेडिसिन है ना, उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बना चुकी है। अभी जो मेरी मेडिसिन का खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 6 से 7 हजार के बीच में। उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके देख लेना। बाकी जो शुरू की मेडिसिन थी 2 से ढाई महीने के बीच में भाई, वो मेरी 20-20 हजार रुपए की आई है वो मेडिसिन। उसकी वीडियो भी मैंने पहले से डाल रखी है, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देख लेना। और एसिड रिफ्लक्स के लिए ना सिर्फ कैप्सूल ही काम नहीं करती है, जो मुझे प्रॉब्लम हुई, हमें उसमें डाइट में भी चेंज करना पड़ता है, लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ता है, अपने खाने पीने के तरीके में चेंज करना पड़ता है। इसके ऊपर ना कभी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, काफी डिटेल में उसको बताने वाली चीज है वो एसिड रिफ्लक्स, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। और एक चीज और दोस्तों, देखो मैं ना सब कुछ खा पी लेता हूँ, मैं बताता भी हूँ अपनी काफी वीडियो में। और मैं क्यों खा लेता हूँ, देखो वैसे तो ट्रांसप्लांट के बाद ना डॉक्टर्स बताते हैं कि जो ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट होता है उसका खाना बिल्कुल नॉर्मल होता है, बाकी परिवार वालों के जैसा सभी चीज वो खा सकते हैं, नॉर्मल घर की रेगुलर चीजें जो बनती है, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होता है, खाना हमारा बिल्कुल फ्रेश बना हो, ऐसा ना हो कि फ्रिज में रखा हुआ हो पहले का, रात का बचा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत मेन है, नमक हमें बिल्कुल कम से कम ना के बराबर खाना होता है। तो दोस्तों देखो मैं सब कुछ चीजें खा लेता हूँ, कुछ चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है अपने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, खासकर पोटेशियम और सोडियम वाली चीजें, किस चीज में सोडियम ज्यादा है, किस चीज में पोटेशियम ज्यादा है। तो मैं क्यों खा लेता हूँ, देखो अभी साइड में अपनी रिपोर्ट लगा देता हूँ पोटेशियम की। पोटेशियम मेरा नॉर्मल तो है, लेकिन लो वाली साइड पर है। दो चीजें होती है ना रिपोर्ट्स में, कि कम से कम इतना होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, पैरामीटर्स होते हैं। तो मेरा पोटेशियम ना लो वाली साइड पे रहता है, इसलिए मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं बनाना भी खा लेता हूँ, मैं पालक भी खा लेता हूँ, मैं साग भी खा लेता हूँ, और अब तो सर्दियों में मेथी मेरी बहुत फेवरेट है, मैं वो भी खा लेता हूँ। लेकिन मैं टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट चेक करता रहता हूँ, खुद देखता रहता हूँ क्या चीजें ऊपर है क्या नीचे है। और सोडियम भी ना बिल्कुल नॉर्मल रहता है, नमक तो मैं ना के बराबर ही खाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक भाई ने मेरी वीडियो में कमेंट किया था, जो मैंने केला खाने वाली वीडियो दिखाई थी, कि भाई देखो ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो भाई मैं वो दिखा रहा था कि ताकि लोगों को ना एक हौसला मिले कि हाँ भाई ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है, मैं दिखा रहा था। उस भाई ने कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया था मेरी वीडियो पे, कि भाई इनकी बातों में मत आना ये वो। यार देखो उनका सोचना भी ठीक है, लेकिन भाई बात ये है ना कि मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हौसला दे रहा हूँ। आप रिपोर्ट्स भी तो देखो ना, अपनी खाने से पहले रिपोर्ट्स भी तो देखोगे ना भाई, खाने से पहले रिपोर्ट भी तो देखोगे ना भाई, कुछ चीजें अपनी खुद की तो देखनी पड़ती है ना। तो अभी आप रिपोर्ट में देख ही रहे हो, यहाँ साइड में पोटेशियम मेरा बिल्कुल लो साइड पर है, इसलिए मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं संतरा भी खा लेता हूँ, लेकिन हर चीज लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये मैंने आपको भाई सारी अपडेट बता दी रिपोर्ट्स के बारे में, अपनी तबीयत के बारे में, और अभी बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अभी आगे आने वाली वीडियोस में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, बहुत सारी जानकारी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, डायलिसिस के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही साथ में जुड़े रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आपको किसी को लगता है कि जरूरत है ऐसी जानकारी की तो उसको शेयर करना। दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। आगे ऐसी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप मेरी सारी रिपोर्ट्स एंड में वीडियो के देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।